डियर स्टूडेंट्स, पीछे के लेक्चर में हमने बात की थी त्रिविम निबिड़ संकुलन की। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतराकाशीय रिक्तियों के बारे में। त्रिविम निबिड़ संकुलन में हमने पढ़ा था कि जब क्रिस्टल में अवयवी कणों की एक परतों पर दूसरी परत रखते हैं तो उन अवयवी कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान या खाली जगह रह जाती है, उन्हें हम अंतराकाशीय रिक्तियाँ कहते हैं। ये डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में भी बनाया था, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पर कुछ कैविटीज, कुछ रिक्तिकाएँ, कुछ वॉइड्स बनी हुई है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था में कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, उन्हीं रिक्त स्थानों को हम अंतराकाशीय रिक्तियाँ या वॉइड्स कहते हैं। क्रिस्टल में दो प्रकार की रिक्तियाँ पाई जाती हैं। पहली कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरी कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस डायग्राम में मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को T से रिप्रेजेंट किया है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को O से प्रेजेंट किया है। तो एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें इस टेट्राहेड्रल वॉइड की, इस वाली रिक्ति की, तो देखो नीचे वाली जो परत है जिसको मैंने ब्लैक कलर से दर्शाया है, तो ब्लैक कलर वाले जो पार्टिकल्स है उन तीन पार्टिकल्स के ऊपर जब एक रेड कलर का पार्टिकल है दूसरी परत का, तो इन चारों अवयवी कणों के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति। और एक वॉइड है ये बनती है कब? जब नीचे वाली परत के ये तीन अवयवी कण और इनके ऊपर रेड वाले यानी कि दूसरी परत के ये तीन अवयवी कण, तो तीन अवयवी कण नीचे की परत के और तीन अवयवी कण ऊपर की परत के, इन छह अवयवी कणों के बीच में जो वॉइड रह जाती है उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। पहले हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस रिक्ति का नाम चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों है। तो देखिए ध्यान से, ये रिक्ति कब बनती है? जब एक परत के तीन अवयवी कणों पर दूसरी परत का एक अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उन सबके केंद्र एक चतुष्फलक के चार कोनों को निरूपित करें, तो उनके बीच रहने वाली उस रिक्ति को हम टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि ये तीन अवयवी कण जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ये तीनों अवयवी कण एक ट्राइंगल बना रहे हैं और दूसरी परत का अवयवी कण इनके ऊपर है। मतलब तीन अवयवी कण एक परत के जिनके केंद्रों को मिलाने पर एक त्रिकोण बनता है और उनके ऊपर एक दूसरी परत का अवयवी कण है। अब अगर हम इन चारों अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाएं, तो इसके लिए मैंने इन अवयवी कणों को दूर दूर कर दिया एक दूसरे से थोड़ा, और फिर इनके केंद्रों को हमने मिलाया, तो देखो इन चारों अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलकीय आकृति बनती है। तो इस चतुष्फलकीय आकृति के कारण इनके बीच में जो रिक्ति रह जाती है उसका नाम चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो इसको हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड। ये रिक्ति, यहां जो स्पेस रह गया ये चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाती है। अब यहां जो बात है मेन वो ये ध्यान रखनी है कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो है उसका आकार चतुष्फलकीय नहीं है। जो रिक्तियां होती हैं वो तो अनियमित होती है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इसका नाम चतुष्फलकीय इसलिए है कि इस रिक्ति के चारों ओर जो चार अवयवी कण हैं उन चारों अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। यानी कि रिक्ति जिन चार कणों से घिरी हुई है वो चार कण एक दूसरे से चतुष्फलकीय आकृति में व्यवस्थित हैं, इसलिए इस रिक्ति का नाम चतुष्फलकीय रिक्ति रखा गया है। अब ये जो रिक्ति है इसके अंदर अगर कोई छोटा अवयवी कण आए तो उस अवयवी कण की त्रिज्या और इस अवयवी कण की त्रिज्या में क्या संबंध होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आयनिक क्रिस्टल हो और उस आयनिक क्रिस्टल में आप जानते हैं धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि धनायन जो होते हैं उनका आकार छोटा होता है और ऋणायनों का आकार
बड़ा होता है। तो यहां हमने जो 4 अवयवी कण दर्शाए हैं, अगर ये चारों 4 ऋणायनों को दर्शाएं तो इन चारों ऋणायनों के बीच में जो रिक्ति रह जाएगी, उस रिक्ति में एक धनायन आएगा। उस धनायन का जो आकार है वो भी गोलाकार होगा और ऋणायन का आकार भी हम गोलाकार मानते हैं। तो उस रिक्ति के अंदर, उस चतुष्फलकीय रिक्ति में जो धनायन आएगा, उस धनायन की अधिकतम त्रिज्या कितनी हो सकती है, इस ऋणायन के अनुपात में वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस रिक्ति में आने वाले जो धनायन है उसकी त्रिज्या को हम रिक्ति की त्रिज्या मान सकते हैं, और अवयवी कण की त्रिज्या को अवयवी कण की त्रिज्या यानी कि ऋणायन की जो त्रिज्या है उसे हम अवयवी कण की त्रिज्या कहेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और अवयवी कण की त्रिज्या कैपिटल आर में क्या संबंध होता है कि यदि इन चारों अवयवी कणों की जगह पर 4 ऋणायन हो और इन चारों ऋणायनों के बीच में एक धनायन आए, तो इन ऋणायनों की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर और उस धनायन की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर, इन दोनों में क्या संबंध होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इन चारों अवयवी कणों को एक एकक कोष्ठिका में रखते हैं। ये एक घनी एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका में हमने एक अवयवी कण को रखा बिंदु ए पर, एक को रखा बिंदु सी पर और एक को रखा यहां। अब ये ध्यान रखें कि ये तीनों अवयवी कण एक ट्राइंगल में हैं और तीनों एक दूसरे को छूते हैं। हमने इन्हें समझने के लिए कोष्ठिका में दूर दूर रखा है, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये वाली ही है। ये तीनों ब्लैक कलर के जो अवयवी कण है ये तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और जो रेड कलर का चौथा अवयवी कण है वो इनके ऊपर है और वो भी इनको स्पर्श कर रहा है। तो रेड कलर वाले दूसरी परत के अवयवी कण को हमने यहां रखा है, और जो 3 अवयवी कण थे नीचे की परत के, उन तीनों को हमने यहां रखा है, 1, 2 और 3। यहां जो हमने डॉट डॉट करके ये एक पार्टिकल बनाया है, ये इन 4 के अलावा है। ये इन 4 में काउंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया, आप कंफ्यूज ना हो। और ये जो ग्रीन कलर से डॉट डॉट करके हमने बीच में अवयवी कण बनाया है, ये वो रिक्ति है, या ये कहें कि यहां वो धनायन आएगा जिसकी त्रिज्या का अनुपात हमें इन अवयवी कणों या ऋणायनों के साथ कैलकुलेट करना है। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो इस चित्र में देखिए, बिंदु ए से लेकर के जो डी तक की दूरी है, बिंदु ए से डी तक की दूरी जो है वो कितनी होगी, इस कण की त्रिज्या प्लस यहां जो रिक्ति है या जो धनायन आएगा उसका व्यास और प्लस इस कण की त्रिज्या। एक्चुअल में ये सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इन्हें समझने के लिए सिर्फ दूर बनाया गया है। तो अगर ए से डी तक की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, क्योंकि हमने अवयवी कण की त्रिज्या कितनी ली है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर प्लस ये कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर, और ये जो रिक्ति है उसका व्यास, तो रिक्ति की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है तो ये व्यास हो गया 2 स्मॉल आर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें ज्ञात है किसके रूप में, कैपिटल आर और स्मॉल आर के रूप में। लेकिन हम बात करें तो यहां पर जो रिक्ति की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और अवयवी कण की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, यानी कि दोनों जो है वो अलग अलग राशियों में है। इन दोनों को एक ही राशि में कन्वर्ट करने के लिए हम इन त्रिज्याओं की तुलना कोष्ठिका की लंबाई से करते हैं, कोर की लंबाई से। तो माना कि ये जो एकक कोष्ठिका है इसके कोर की लंबाई स्मॉल ए है, तो इसको डेरिवेट करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि माना एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई बराबर स्मॉल ए, और जैसा कि हमने यहां लिख रखा है चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या जो हमने मानी है स्मॉल आर, और अवयवी कण की त्रिज्या ये हमने मानी है कैपिटल आर। अब डायग्राम में अगर हम देखें तो हमने ए से सी के बीच में एक फलक विकिरण खींचा है और ए से डी के बीच में एक काय विकर्ण खींचा है। तो फलक विकर्ण
AC और काय विकर्ण AD। अब हम बात करते हैं, डायग्राम में हमें निकालना है कि A से D तक की लंबाई जो है वो हमारे पास है स्मॉल r और कैपिटल R के रूप में। अगर ये लंबाई हम A के रूप में निकाल लें तो फिर हम स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध निकाल सकते हैं। तो इस लंबाई को A के रूप में निकालने के लिए हम त्रिभुज लेंगे AC और D। AD हमें निकालना है, CD का हमें पता है, घन का कोण है तो A ही होगा, लेकिन यहां हमें नहीं पता AC। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस A और C के बीच की। तो A, B और C ये जो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम AC निकाल सकते हैं। यहां जो AC होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का अंडर रूट होगा, AC आ जाएगा। फिर AC आने के बाद AC का मान हमें A के रूप में पता रहेगा, CD का मान हमें पता है A है, तो AD का मान भी A के रूप में पता चल जाएगा। और पहले से AD का मान हमें R के रूप में पता है। तो सबसे पहले हम करते हैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से अगर हम AC का मान निकालें तो त्रिभुज ABC से AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर, देखिए AB कितना है, स्मॉल a के बराबर, तो अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस BC भी कितना होगा, स्मॉल a के बराबर, क्योंकि BC भी कोष्टिका के कोर की लंबाई है। घनीय कोष्टिका में सभी कोरों की लंबाई समान होती है, तो BC बराबर भी हो जाएगा A, तो BC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। तो इसका मतलब AC बराबर आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू A। ये आपके पास AC का मान आ गया A के रूप में। अब इसी डायग्राम को वापस देखिए, हमने कहा था कि ये तीनों कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जैसा कि इस डायग्राम में है, तीनों कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दो कणों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, इसकी त्रिज्या प्लस इसकी त्रिज्या। तो यहां A बिंदु पर और C बिंदु पर जो अवयवी कण एक दूसरे को एक्चुअल में स्पर्श कर रहे हैं, तो A से C तक की जो दूरी होगी वो A की त्रिज्या और C की त्रिज्या के योग के बराबर होगी। अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो दो अवयवी कणों की त्रिज्या कितनी होगी, 2 कैपिटल R। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, AC इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R। अब AC के मान हमारे पास दो रूपों में है, AC का मान अंडर रूट 2 इंटू AB है और AC का मान 2 कैपिटल R भी है। इसका मतलब ये दोनों मान समान हैं। सो अंडर रूट 2 इंटू A इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R। अंडर रूट 2 इंटू A इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R। अब यहां से अगर A का मान निकालें तो A का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 2 का 2 में भाग देंगे तो बच जाएगा अंडर रूट 2 इंटू कैपिटल R। तो ये आपके पास स्मॉल a का मान आ गया किसके रूप में, R के रूप में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें निकालना है A से लेकर के D तक के बीच की दूरी A के रूप में। तो देखिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज ACD से। त्रिभुज ACD से AD बराबर क्या होगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AD बराबर आएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC का मान अभी हमने निकाला है अंडर रूट 2 इंटू A, तो यहां से AC का मान रखेंगे, AD बराबर AC का मान हो गया अंडर रूट 2 इंटू A। अंडर रूट 2 इंटू A का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 2A स्क्वायर प्लस CD का मान, तो CD क्या है, कोष्टिका के कोर की लंबाई जिसकी वैल्यू कितनी है A, तो CD का मान आएगा A, तो CD स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। अंडर रूट हटाएंगे तो AD बराबर आएगा अंडर रूट
3 इंटू ए, ये एडी की वैल्यू आ गई आपके पास ए के रूप में। अब हमें पता है कि एडी किसके बराबर है, इस अवयवी कण की त्रिज्या कैपिटल आर, इस अवयवी कण की त्रिज्या कैपिटल आर यानी कि 2 कैपिटल आर, और इस रिक्ति के व्यास यानी कि 2 स्मॉल आर के बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे कि एज वी नो AD is also equals to 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। AD का मान जो है वो 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r के बराबर है, और AD का मान √3 इंटू ए के बराबर भी है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी। तो 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए। यहां अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए। ए का मान हमने r के रूप में अभी निकाला था, तो a का मान r के रूप में कितना है, √2 इंटू कैपिटल R। ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल a फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से अगर a का मान यहां रखें तो वो आएगा 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए का मान कितना है, √2 इंटू कैपिटल R। तो ये हो जाएगा √2 इंटू कैपिटल R। अब अगर हम इस 2 का इधर डिवाइड करेंगे तो 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर, देखो 2 को अगर इसमें भाग दोगे √2 से 2 कटेगा, नीचे √2 बढ़ जाएगा, क्या बच जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू कैपिटल R। इस कैपिटल R को अगर उधर भेजें तो ये आएगा स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3 अपॉन √2 इंटू कैपिटल R माइनस कैपिटल R। इन दोनों में से अगर हम कैपिटल R कॉमन ले लें तो नेक्स्ट अपने पास आएगा कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू √3 अपॉन √2 माइनस, इसमें से r कॉमन आ गया, इसमें से r कॉमन आया तो बचा 1 और इंटू कैपिटल R। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू, इसमें √2 यहाँ आ जाएगा √3 माइनस √2 इंटू कैपिटल R। स्मॉल r बराबर √3 जो है उसका मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414 बटे 1.414 और इंटू कैपिटल R। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225 इंटू कैपिटल R। इसका मतलब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 0.225। ये भी है और ये दोनों ही रिलेशन हो गए। तो ये आ गया चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या और अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध। अब देखिए स्मॉल r में कैपिटल R का भाग देने पर एक से छोटी संख्या आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कम है और कैपिटल R की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर r का मान 1 होगा, कैपिटल R का मान 1 होगा, तो स्मॉल r का मान 0.225 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या अवयवी कण की त्रिज्या से 0.225 गुना छोटी होती है। तो ये आपके चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या और अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध आ गया। एक बार फिर से देखें, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होगी कि जब एक परत के 3 अवयवी कणों पर दूसरी परत का एक अवयवी कण इस प्रकार रखा हो कि चारों अवयवी कणों के केंद्र चतुष्फलक के 4 कोनों को निरूपित करें, तो उन चारों अवयवी कणों के बीच बनने वाली रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति में अगर कोई धनायन आए और अवयवी कणों की जगह ऋणायन हो तो इनकी त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, क्या रेशियो इनका आएगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r
और अवयवी कण की त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध, उसको निकालने के लिए हम एक एकक कोष्टिका में इन सभी अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं। ये वो 3 अवयवी कण हैं जो नीचे की परत के हैं, ये ऊपर की परत का चौथा अवयवी कण है। यहाँ जो अवयवी कण है वो रिक्ति में शामिल नहीं है, लेकिन हमने केवल ये डिस्टेंस मापने के लिए यहाँ एक अवयवी कण रखा है, और यहाँ इन चारों के बीच में जो है वो आपके चतुष्फलकीय रिक्ति है। और यहाँ हमने क्या कहा कि इस कोष्टिका की जो कोर की लंबाई है वो मानी स्मॉल a, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r, अवयवी कण की त्रिज्या कैपिटल R, फलक विकिरण जो था वो आपका AC था, काय विकर्ण जो था वो आपका था AD। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC से AC का मान निकाला जो आया √2 इंटू A। ये जो AC का मान आया वो आपका आया कितना, √2 इंटू A, और ये √2 इंटू A जो है वो बराबर है इस अवयवी कण की त्रिज्या और इस अवयवी कण की त्रिज्या यानी कि कैपिटल 2R के। तो हमें पता है कि AC बराबर कैपिटल 2R भी है, तो √2 इंटू स्मॉल a बराबर होता है 2 कैपिटल R के। तो हमने a का मान निकाला R के रूप में जो आया आपके पास a = √2 इंटू कैपिटल R। फिर हमने त्रिभुज ACD से AD का मान निकाला, तो AD का मान अपने पास आया a के रूप में √3 इंटू a। तो ये जो डिस्टेंस थी पूरी ये थी √3 इंटू a के बराबर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि a से d तक की जो दूरी है वो कैपिटल R, 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r के बराबर है, यानी कि ये जो वाली वैल्यू है ये 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r के भी बराबर है। तो हमने इन दोनों की तुलना की, फिर हमने a का मान यहाँ से रखा √2 इंटू R और इसको कैलकुलेट किया, तो लास्ट अपने पास जो वैल्यू आई वो आई कि स्मॉल r जो है वो बराबर है 0.225 कैपिटल R के, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या अवयवी कण की त्रिज्या से 0.225 गुना होती है। अब इस चतुष्फलकीय रिक्ति से जुड़ी हुई 4 मुख्य बातें। पहला पॉइंट तो ये डेरिवेशन का ही है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या अवयवी कण की त्रिज्या से 0.225 गुना छोटी होती है, यानी कि स्मॉल r = 0.225 कैपिटल R। दूसरा जो पॉइंट है वो ये, एग्जाम में ये पूछा जाता है कई बार कि अगर किसी कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या इतनी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसमें बनने वाली चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि एक अवयवी कण कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाता है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए ये एक अवयवी कण अपने से नीचे वाली परत के 3 अवयवी कणों के साथ एक चतुष्फलकीय रिक्ति बना रहा है। ये वाला जो अवयवी कण है ये अपने से नीचे वाली परत के 3 अवयवी कणों के साथ एक चतुष्फलकीय रिक्ति बना रहा है, तो इसके ऊपर भी एक परत होगी, तो ये अपने से ऊपर वाली परत के 3 अवयवी कणों के साथ भी एक रिक्ति बनाएगा। तो कुल मिलाकर के एक अवयवी कण एक रिक्ति तो बनाता है अपने से नीचे वाली परत के 3 अवयवी कणों के साथ, और एक रिक्ति बनाता है अपने से ऊपर वाली परत के अवयवी कणों के साथ। कुल मिलाकर के एक अवयवी कण जो है वो 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाता है। इसका मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियां जो हैं वो अवयवी कणों की संख्या से 2 गुना होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई एफसीसी में कुल चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, तो हमें पता है कि एफसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 2n, यानी कि 2 गुणा 4 यानी कि 8। अगर हमसे पूछा जाए कि बीसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो बीसीसी में कुल अवयवी कण होते हैं 2, तो 2 के दुगने हो गए कितने, 4। तो बीसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 4। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि चतुष्फलकीय रिक्ति की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है। ये बात ध्यान रखें, रिक्ति की आकृति चतुष्फलकीय नहीं है, बल्कि उस रिक्ति के चारों ओर
जो 4 अवयवी कण उपस्थित हैं उन चारों अवयवी कणों की ज्यामिति यानी कि उनके केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है। वो चारों अवयवी कण एक दूसरे से चतुष्फलकीय आकृति में व्यवस्थित हैं, इसलिए उस रिक्ति का नाम हमने चतुष्फलकीय रिक्ति रखा है। तो ये बात ध्यान रखें कि चतुष्फलकीय रिक्ति की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती, बल्कि उसके चारों ओर उपस्थित चारों अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो चतुष्फलकीय होती है। चौथा पॉइंट जो है वो है आपके उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति को कितने अवयवी कण हैं जो घेरे हुए हैं, 4 अवयवी कण जो हैं उनके बीच में चतुष्फलकीय रिक्ति है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति के चारों ओर कितने अवयवी कण हैं, 4 अवयवी कण। और उपसह संयोजन संख्या क्या होती है कि किसी अवयवी कण को कितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं, कितने अवयवी कण उसको घेरे रखते हैं। यहां उपसह संयोजन संख्या रिक्ति की पूछी है तो हम बोलेंगे कि भाई रिक्ति को कितने अवयवी कण घेरे हुए हैं। तो इस चतुष्फलकीय रिक्ति को कितने अवयवी कण घेरे हुए हैं, 4 अवयवी कण घेरे हुए हैं, इसलिए इस चतुष्फलकीय रिक्ति की जो उपसह संयोजन संख्या है वो 4 होगी। तो ये थी आपके चतुष्फलकीय रिक्ति। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।